सो लेट्स स्टार्ट। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे, हमने लास्ट क्लास में अभी तक ये देखा था कि प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो चुकी है ना। हमने देखा कि प्लेसेंटा फॉर्म होते होते फर्टिलाइजेशन से 7 या 8 डेज का टाइम निकल चुका है ना। 7 या 8 डेज निकल चुके हैं, राइट। तो 7 8 डेज जो निकल गए उसके बाद क्या होता है वो चीजें अभी हम देखेंगे। उसके बाद प्लेसेंटा फॉर्म हो चुका है। प्लेसेंटा फॉर्म हो चुका है यानी अब जो है फीमेल को हम कह सकते हैं वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, क्योंकि द बेबी हैज बिन इम्प्लांटेड, द फीटस हैज बिन इम्प्लांटेड। व्हाट इज इम्प्लांटेशन? यू रिमेम्बर क्या है इम्प्लांटेशन? मैंने बताया था कि जो कोरियन है उसमें कोरियोनिक विलाई होते हैं और ये कोरियोनिक विलाई जाकर जो फीमेल की एंडोमेट्रियम है, मदर की जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस है, उसमें जाके वो क्या हो जाते हैं, वो जाके एम्बेड कर लेते हैं। जैसे दोनों हैंड्स के फिंगर्स को जैसे आप इंटरट्वाइन कर दो, है ना, तो उस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं। और ये इंटरडिजिटेशन ही जो है पार्ट जहाँ पे पहले बार इंटरडिजिटेशन होता है उसी को कहते हैं अब हम प्लेसेंटा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लेसेंटा के बारे में और देख लेते हैं, व्हाट इज प्लेसेंटा एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। इससे रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी अभी हम देख लेते हैं। प्लेसेंटा फॉर्म हो चुका है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? एक तो फंक्शन में सबसे फर्स्ट फंक्शन ये है प्लेसेंटा का कि इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यही से न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज होता है बेबी और मदर के बीच में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर ये मदर का पार्ट है प्लेसेंटा का, है ना, ये फीटस का पार्ट है प्लेसेंटा का। ये मदर का पार्ट है, ये फीटस का पार्ट है, ठीक है। ये दोनों मिक्स नहीं होते हैं, समझ रहे हो, ये मिक्स नहीं होते। बट यहाँ पे बीच में एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है, यू अंडरस्टैंड। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? मदर वाला पार्ट है यानी ये एंडोमेट्रियम है ना। याद आ रहा है आपको? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि एंडोमेट्रियम भी टेक पार्ट करता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में। और फीटल पार्ट का नाम क्या दिया था हमने? उसका नाम दिया था कोरियन, है ना। तो फीटल पार्ट में कोरियन है और मैटरनल पार्ट में एंडोमेट्रियम है। और इस टोटल थिंग को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम हमने दिया था प्लेसेंटा। और बीच में एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है। व्हाट इज दिस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन? एक्चुअली कोई मिक्सिंग नहीं होती मदर और फीटस के ब्लड में। फीटस का पूरा ब्लड आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉर्क सैक, याद आ रहा है? तो जो यॉर्क सैक था मैंने क्या बताया था, उसमें आरबीसी बनता है। अगर ब्लड फीटस का खुद उसके यॉर्क सैक के अंदर बन रहा है, इसका मतलब क्या है? फीटस को मदर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है फॉर इट्स ब्लड। फीटस को ब्लड के लिए मदर पे डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। तो ब्लड उसका खुद का बन रहा है, मदर के ब्लड में खुद से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, मदर का ब्लड सेपरेट है, फीटस का ब्लड सेपरेट है। यहाँ से डिफ्यूजन हो सकता है, मतलब ये होता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। व्हाट इज इट? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, एपिथीलिया की एक मेम्ब्रेन होती है, ये इन दोनों के बीच में डिफ्यूजन करवाती है। यानी कि यहाँ पे जो मदर का ब्लड है एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे कोरियन के पास फीटल ब्लड है, बट ये दोनों में आपस में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। बीच में एक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है। जो भी चीजें एंडोमेट्रियम में होती है वो पहले यहाँ डिफ्यूज होती है, फिर यहाँ से इधर डिफ्यूज होती है। समझ आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? ये चीज थी। तो प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा एक्चुअली क्या कर रहा है? प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। कुछ लोगों ने फोन किया था कि दे आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन, इसलिए मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस। जो भी न्यूट्रिएंट्स और गैसेस हैं वो पहले क्या होंगे? ये डिफ्यूज होते हैं मदर से फीटस में, समझ रहे हो। फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, इवन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज, सॉरी ऑक्सीजन लिखा मैंने, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज कैसे होता है? वो इसी के थ्रू होता है। क्लियर है?
and gases, provides a platform for exchange of nutrients and gases। तो ये हो गया प्लेसेंटा का फर्स्ट फंक्शन कि ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहाँ से डिफ्यूजन यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स का डिफ्यूजन इस साइड होगा, गैसेस का डिफ्यूजन भी, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन इस साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इधर मूव करेगा। समझ रहे हो? क्योंकि फीटस के लंग्स तो अभी नहीं वर्किंग नहीं होते जब तक वो बाहर नहीं आते। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लेसेंटा जो है वो फीटस से, मदर में तो प्लेसेंटा कौन बना रहा है आपको पता है, एंडोमेट्रियम। फीटस में बना कौन रहा है, कोरियन। बट कोरियन तो फीटस का पार्ट नहीं है ना, फीटस की बॉडी का पार्ट नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? जैसे हम बात करें एंडोमेट्रियम की, तो वो एंडोमेट्रियम तो मदर की बॉडी का ही पार्ट है। एंडोमेट्रियम इज द पार्ट ऑफ योर मदर्स बॉडी, मदर की बॉडी का पार्ट है। मदर का यूट्रस है, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग है जिसका नाम एंडोमेट्रियम है। बट व्हाट अबाउट कोरियन? कोरियन एक्चुअली मदर फीटस की बॉडी के अंदर का कोई पार्ट नहीं है, कोरियन फीटस की बॉडी के बाहर है। क्योंकि हमने देखा था कोरियन तो एक अलग मेम्ब्रेन है और फीटस का डेवलपमेंट बिल्कुल अंदर हो रहा है अलग, है ना। तो कोरियन एक्चुअली फीटस की बॉडी का पार्ट नहीं है, फीटस के बाहर का पार्ट है, उसका सराउंडिंग है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? एंडोमेट्रियम तो मदर की बॉडी का ही पार्ट है, बट कोरियन तो फीटस का सराउंडिंग है। इसका मतलब फीटस को किसी ना किसी तरीके से कोरियन से अटैच्ड रहना पड़ेगा, यानी कि प्लेसेंटा से अटैच्ड रहना पड़ता है। तो दैट कॉर्ड जिसके थ्रू फीटस अटैच्ड होता है कोरियन से यानी प्लेसेंटा से, उसको कहते हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड। तो सेकंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज इट प्रोवाइड्स कनेक्शन फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड। कोई बता सकता है व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड? अभी समझाया मैंने व्हाट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर मैं ये बोलूं कि ये प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा में तो दोनों का पार्ट है, ये मदर का पार्ट इधर होगा, है ना, ये फीटस का पार्ट होगा। बट फीटस का पार्ट एक्चुअली कोई उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो कोरियन है जो कि उसके सराउंडिंग है। यानी कि इससे अटैचमेंट चाहिए होगा डेवलपिंग फीटस को। अगर मैं ये बोलूं कि ये डेवलपिंग फीटस है, तो डेवलपिंग फीटस जो है उसके सराउंडिंग में है कोरियन, है ना। डेवलपिंग फीटस के सराउंडिंग में कोरियन है। डेवलपिंग फीटस का कोई बॉडी पार्ट नहीं है कोरियन, उसके बाहर है कोरियन। यानी कि कोरियन से डेवलपिंग फीटस का भी एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ये जो कनेक्शन है इसी का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। लेकिन मदर में ऐसा कुछ नहीं होता है। मदर में क्यों नहीं होता ऐसा अम्बिलिकल कॉर्ड? जरूरत नहीं है, ये तो मदर की बॉडी का पार्ट है ना। दिस इज अ पार्ट ऑफ मदर्स बॉडी, ये एंडोमेट्रियम मदर की बॉडी का ही पार्ट है ना। तो इसीलिए मदर को कोई ऐसी कॉर्ड की जरूरत नहीं होती जिससे वो फीटस के साथ अटैच हो, प्लेसेंटा के साथ अटैच हो। प्लेसेंटा मदर की बॉडी का ही एक पार्ट बनाता है, इसीलिए कोई जरूरत नहीं है वहां पे कोई कॉर्ड की। बट फीटस की कोई बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, उसके बाहर का एक मेम्ब्रेन है कोरियन, वो बनाता है वहां पे प्लेसेंटा। ठीक है, इसीलिए उस मेम्ब्रेन के साथ अटैचमेंट फीटस के अलग से होगी और उसका नाम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इट प्रोवाइड्स कनेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, समझ आया? मतलब प्लेसेंटा तक कहा न्यूट्रिएंट्स आए एंडोमेट्रियम के थ्रू, ठीक है, डिफ्यूज होके, उसके बाद वहां से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं किसके पास? डेवलपिंग फीटस के पास। क्लियर है? एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है प्लेसेंटा के फंक्शन की, तो बात करते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इज प्लेसेंटा एक्ट्स लाइक एन endocrine gland. Placenta acts like an endocrine gland. एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? मतलब प्लेसेंटा सिंपल वर्ड्स में देखें, वैसे तो जो सीबीएसई वाले बच्चे उन लोगों ने पढ़ा ही है एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, उनका लास्ट चैप्टर था केमिकल कोऑर्डिनेशन। बट जो खंडाला वाले बच्चे हैं जिनका महाराष्ट्र बोर्ड है, एक्चुअली उन लोगों को वो इस साल शायद पढ़ना है। तो इसीलिए वो एंडोक्राइन ग्लैंड में मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, बस ऐसे समझो वैसे ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं ब्लड में।
तो यहाँ पे प्लेसेंटा जो है ना वो खुद एक ग्लैंड की तरह भी, वो तो एक न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई प्लेटफॉर्म है, एक कनेक्शन पॉइंट है अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए, उसके अलावा वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करते हैं। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंड एग्जाम में बहुत बार इस हार्मोन्स के क्वेश्चंस आए हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। क्लियर है? तो वो हार्मोन्स के नाम देख लेते हैं हम, कौन कौन से हार्मोन्स है जो प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। सबसे पहले सबसे पहले सिंपल जो हार्मोन का नाम हमने पढ़ना चाहिए वो है HCG। याद आ रहा है HCG क्या है? किसी को? सबसे पहले हार्मोन के नाम बताती हूँ मैं, दैट इज HCG। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडो, यस, प्रेगनेंसी इंडिकेटर। याद आ रहा है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडो ट्रोपिन। एक्चुअली इसका काम सिमिलर टू LH है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LH? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे क्या फंक्शन है LH का? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LH? LH का फंक्शन क्या है? नो वन? रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, वेरी गुड नम्रता। और क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। याद आ रहा है? LH जब लो हो जा रहा था तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जा रही थी? डिजेनरेट हो जा रही थी, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन कम हो जा रहा था, और प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा था तो मेंस्ट्रुएशन हो रही थी। बट अभी हमने देखा है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया यानी 7 to 8 डेज के अंदर प्लेसेंटा बन जाएगा। जैसे ही LH कम होगा उसी समय, उसी टाइम के आसपास प्लेसेंटा फॉर्म हो जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड। तो उस केस में क्या होगा? अगर प्लेसेंटा फॉर्म हो चुका है तो प्लेसेंटा एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक। वाई कोरियोनिक? ह्यूमन तो समझ रहे हो, ह्यूमन का ग्लैंड है इसीलिए। कोरियोनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कोरियन यानी प्लेसेंटा से बन रहा है ना। और गोनाडोट्रोपिन, इफ यू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ हॉर्मोन्स, जो FSH और LH है उनको कंबाइनली गोनाडोट्रोपिन ही कहते हैं। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन। तो ये एक गोनाडोट्रोपिन है, बट ये पिट्यूटरी से नहीं बन रहा है, ये बन रहा है कोरियन से, यानी ये बन रहा है प्लेसेंटा से। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एंड इसका फंक्शन सिमिलर टू LH है। ये क्या करता है? ये भी मेंटेन करता है आपके कॉर्पस ल्यूटियम को, यानी इससे भी, इसका भी फंक्शन क्या है? सेम है जो कि कॉर्पस लूटियम का था। तो देखते हैं क्या है। तो प्लेसेंटा एक्ट्स लाइक एन एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका पहला हार्मोन देखा हमने ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू LH। फिर लिखते हैं हम, देखते हैं क्या है। HCG मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। HCG मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है? याद है आपको? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करती है? दिस इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी मेंटेन्ड होगी। यानी अगर जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी टेस्ट लेती है तो ये वो HCG हार्मोन ही है जो ये बताता है कि प्लेसेंटा बन चुका है, क्योंकि इसका कोई और सोर्स है ही नहीं, प्लेसेंटा के अलावा कोई और सोर्स HCG का नहीं है। ठीक है, तो HCG अब कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करती है, और कॉर्पस लूटियम फिर प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स प्रेगनेंसी। सेकंड, नेक्स्ट, प्लेसेंटा और क्या सिक्रीट करता है? बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी क्वेश्चंस क्या आएंगे। ठीक है, जो सेकंड हार्मोन है जो प्लेसेंटा सिक्रीट करती है उसका नाम है कोरियोनिक थायरोट्रोपिन।
व्हाट इज कोरियोनिक थायरोट्रोपिन? कुछ नहीं है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ताकि सिक्रीशन हो। एक्चुअली क्या है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। आप दिन में दौड़ते हो, कितना रेस्ट करोगे, कितनी एनर्जी आपके बॉडी में प्रोड्यूस होगी, दैट इज नोन एज योर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, आप रेगुलर बेसिस पे जो काम करते हो है ना, वो रेगुलर बेसिस पे, जैसे आप रोज सुबह उठते हो, जॉगिंग कर रहे हो अगर, या फिर जो भी है पढ़ाई कर रहे हो, तो कितनी एनर्जी पूरे दिन में खर्च होने वाली है ये आपकी बॉडी डिसाइड करके रखती है। दैट इज नोन एज जनरल मेटाबॉलिज्म एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर थायराइड ग्लैंड। ठीक है, बट जब आप कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो थायराइड ग्लैंड का दो काम हो जाता है। मदर की बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो है ही, वो तो बेसिक फंक्शन है उसका। द सेकंड फंक्शन बिकम्स द ग्रोथ ऑफ फीटस। फीटस का भी ग्रोथ होना चाहिए। अगर फीटस को थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन अगर कम हो जाए, मतलब ये थायरोट्रोपिन कम हो जाए, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो फीटस है वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। हमने सीबीएसई वालों, इफ यू रिमेम्बर, हमने एक डिजीज देखी थी क्रेटिनिज्म, है ना। अगर किसी मदर को थायराइड ग्लैंड के डिसफंक्शन होती है, अगर किसी मदर का थायराइड ग्लैंड फंक्शनल नहीं होता प्रॉपरली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जब जो उसका प्रेगनेंसी का पीरियड है, उस टाइम पे अगर मदर के अंदर थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं कर पाता है प्रॉपरली, उस केस में क्या होता है, जो फीटस है उसकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। अगर उसके फीटस की बॉडी में अगर थायराइड ग्लैंड नहीं बन रहा है, यानी कि वो थ्रू आउट आफ्टर बर्थ, वो थ्रू आउट कैसा होगा, उसका थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो उसको कहते हैं हम क्रेटिनिज्म। द डिजीज इज नोन एज क्रेटिनिज्म। उसमें मदर इज द वन टू बी ब्लेम्ड, है ना। उसकी बॉडी के डेफिशिएंसी की वजह से बेबी में डेफिशिएंसी आता है, और इसकी वजह से क्या होता है, फीटस जो है वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, उनकी बॉडी में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है ना, उनकी बॉडी जगह जगह में स्वेलिंग आ जाती है उनकी बॉडी में। तो दिस इज नोन एज क्रेटिनिज्म। तो ये कोरियोनिक थायरोट्रोपिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी फीमेल को पहले से कोई प्रॉब्लम होती है थायराइड ग्लैंड की, तो उस समय डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अलग से थायरोक्सिन के टैबलेट्स। ठीक है, दैट इज नोन एज कोरियोनिक थायरोट्रोपिन। समझ रहे हो कोरियोनिक थायरोट्रोपिन क्यों रिलीज होता है? ये मेंटेन करता है डेवलपमेंट ऑफ फीटल ग्लैंड्स। फीटस की बॉडी में भी तो ग्लैंड्स बनेंगे ना, तो फीटस के ग्रोथ और उसके ग्लैंड्स को बनाने का काम होता है कोरियोनिक थायरोट्रोपिन। हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ फीटल ग्लैंड्स। किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, एक्चुअली वीडियो का मेरा थोड़ा इश्यू है, पता नहीं मेरे लैपटॉप में वेबकैम नहीं चल रहा है, तो इसीलिए मैं वो ओपन नहीं कर पा रही। नहीं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ, आप चैट में डायरेक्टली पूछो, अनम्यूट करके पूछो। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ फीटल ग्लैंड्स एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ फीटस। क्लियर है? तो सेकंड हार्मोन क्लियर हुआ। थर्ड हार्मोन पे आ जाते हैं, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। व्हाट इज दिस? HPL क्या है? एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं प्रोलैक्टिन। वो प्रोलैक्टिन क्या करता है, नॉर्मली फीमेल के ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराता है। ठीक है, बट HPL ना उसी के फंक्शन को कह सकते हो एनहांस करता है। ये HPL क्या है, जैसे ही प्लेसेंटा फॉर्म हो गया तो पिट्यूटरी तो क्या है, लाइफ टाइम फंक्शन कर रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? मदर अगर जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं भी है तब भी प्रोलैक्टिन का काम चल रहा है ना। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो भी काम चल रहा है, मतलब वो हर टाइम फंक्शन करता है। तो वो उतना एफिशिएंट फंक्शन नहीं है, उसके फंक्शन को और ज्यादा इम्प्रूव करना कह सकते हो, एनहांस करने के लिए एक और हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका काम क्या होता है, ये मदर की ब्रेस्ट में मिल्क का सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, एंड ये बस जब तक प्लेसेंटा है बॉडी में तभी तक सिक्रीट होता है, बाद में नहीं होता। ठीक है, तो इसका काम क्या है,
सिंथेसिस ऑफ मिल्क इन मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स में मिल्क की सिंथेसिस कराना, ये फंक्शन है इसका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, लैक्टोजन के अलावा भी क्या, ये बस नेम्स हैं, इसमें क्वेश्चन क्या आता है वो क्या क्या आया है अभी तक वो भी बताती हूँ मैं। ठीक है, ये हो गए। फिर आते हैं ईस्ट्रोजेंस, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगी इसमें। ईस्ट्रोजन फंक्शन यू रिमेम्बर, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को बढ़ाना, और प्रोजेस्टेरॉन इसका भी फंक्शन ये मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में। क्या क्वेश्चन था कि अगर कोई फीमेल है, ठीक है ध्यान से सुनना क्वेश्चन को और प्लीज आंसर भी करो, है ना। अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, अगर उसके ओवरी को हम फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर उसके ओवरी को कट करके हटा दे ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी पीरियड, अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में उसके ओवरी को कट कर दिया जाए तो क्या होगा? विल दी प्रेगनेंसी सस्टेन रहेगी प्रेगनेंसी, या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगी? बताओ एनीवन। अगर फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर इन द प्रेगनेंसी पीरियड, अगर फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर किसी की ओवरी कट करके हटा दिया जाता है फीमेल का, तो व्हाट विल हैपन टू द प्रेगनेंसी, व्हाट विल हैपन टू द फीटस? अब सोचो, अगर प्रेगनेंसी में अगर हमने ओवरी को कट करके हटा दिया, तो ओवरी के साथ साथ क्या चला जाएगा? ऊपर दिखाओ, ये देखो एक मिनट, दिख रहा है? HCG मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पे है? ओवरी में। कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रेजेंट इन ओवरी, है ना। तो कॉर्पस ल्यूटियम ओवरी में है, ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम है, तो प्रोजेस्टेरॉन उसकी वजह से ही सिक्रीट हो रहा है। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए HCG है वहां पे प्लेसेंटा में। ठीक है, बट अगर हमने ओवरी कट करके हटा दी तो कॉर्पस ल्यूटियम तो उसके साथ साथ निकल जाएगा ना। अगर ओवरी कट करके हटा दोगे तो ओवरी के अंदर ही है ना कॉर्पस ल्यूटियम, तो वो हट जाएगा। HCG है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है। समझ गए? तो कॉर्पस ल्यूटियम तो तब बनेगा ना जब फिर से फॉलिकल बनेंगे, फॉलिकल में से रप्चर होगा। अभी तो FSH-LH है ही नहीं, आप देख रहे हो। अगर अच्छा, FSH-LH भी क्यों नहीं होगा वो भी मैं बताती हूँ, है ना। पहले ये बताओ, जब कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है यानी कि HCG के सिक्रीशन होने से भी कोई फायदा नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा। तो अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में ऐसा कर दिया जाता है, किसी प्रेग्नेंट फीमेल की ओवरी हटा दी जाती है जिसके अंदर ऑलरेडी फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, फर्स्ट 3 मंथ्स तक प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। बट अगर उसके बाद हटा देते हो तो कोई इश्यू नहीं होगा, बिकॉज उसके बाद हम देख रहे हैं हमारा प्लेसेंटा खुद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाने लगता है। ठीक है, देख रहे हो आप? दिख रहा है? नहीं समझे? हमने देखा था कि HCG मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही HCG बना वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा और प्रोजेस्टेरॉन बनने लगेगा। प्रोजेस्टेरॉन बनेगा तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। बट अगर मैंने ओवरी हटा दी जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम था, कॉर्पस ल्यूटियम हट गया तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो आगे प्रेगनेंसी सबसाइड नहीं, सस्टेन नहीं होगी, वो तुरंत थोड़े टाइम के बाद उसका अबॉर्शन हो जाएगा। बट अगर वो 3 मंथ्स के बाद करें तो 3 मंथ्स के बाद प्लेसेंटा इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है कि वो इजीली प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बना सकता है। उसके बाद हमें कॉर्पस ल्यूटियम की कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर वो रहता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा बनता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर वो नहीं रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा प्लेसेंटा जो है वो खुद से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बना लेता है। क्लियर है? तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी बना रही है।
क्लियर है? ये कुछ हार्मोन्स बनाते हैं हमारे प्लेसेंटा। कोई डाउट है किसी को? बोलो। एनीवन? एनी डाउट टिल नाउ? जो भी है बताओ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी मैं। किसी को कोई डाउट ही नहीं है? समझ नहीं आ रहा है क्या? नो डाउट। चलो, तो ये क्लियर हुआ, एक प्लेसेंटा का फंक्शन क्लियर हुआ सबको, है ना? तो प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शंस देखे हमने? हमने फंक्शंस देखे कि प्लेसेंटा, पहली बात कि वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जहां से न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। ये एक कनेक्शन बनाता है अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ। जो अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से आती है? वो फीटस से आती है, ठीक है। प्लेसेंटा जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। सबसे पहले वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है एचसीजी। एचसीजी का काम क्या होता है? वो एलएच की तरह कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करती है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। बट अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम हटा दिया जाए, यानी कि अगर ओवरी हटा भी दी जाए, अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में हटाया जाए तो प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी आगे नहीं कंटिन्यू होगी। अगर फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद हटाया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा प्लेसेंटा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन खुद ही बनाने लगता है उसके बाद, ठीक है। कोरियोनिक थायरोट्रोपिन क्या है? वो थायराइड ग्लैंड की तरह, थायरॉक्सिन की तरह काम करते हैं। थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन का काम क्या है? वो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे भी कोरियोनिक थायरोट्रोपिन का सेम फंक्शन है, ये फीटल ग्लैंड्स का ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ फीटस को कंट्रोल करते हैं। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसका काम क्या होता है? ये होती है जो सिंथेसिस ऑफ मिल्क करवाते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में। मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क की सिंथेसिस कराते हैं, और बेबी के लिए वो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब बेबी का बर्थ होगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन अगेन सेम फंक्शन। ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? वो एंडोमेट्रियम को और थिक बनाता जा रहा है, ताकि और भी क्योंकि रेगुलर बेसिस पे उसको चेंज करना पड़ रहा है, उसकी थिकनिंग बढ़ानी पड़ी, क्योंकि फीटस जो है पहले बहुत छोटा था, फिर धीरे 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 उसका साइज बड़ा होते जा रहा है ना। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? इसी थिकनिंग को मेंटेन करना, ताकि ये थिकनिंग जो है वो निकल ना जाए, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, एक और क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग आता है, वो ये है कि क्या इस टाइम पे एलएच और एफएसएच यानी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका क्या होगा? ठीक है। हमने एक बार और देखा था वैसे, फीडबैक वाला हार्मोन वाला, है ना। हमने देखा कि पिट्यूटरी से, मैं एक बार उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ मैं। व्हाट विल हैपन टू एफएसएच एलएच ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी अगर हो तो एलएच और एफएसएच क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं समझा देती हूँ। पहले हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच और एफएसएच आए थे, ठीक है। और एफएसएच आए थे, ठीक है। अब एफएसएच का काम क्या था? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। और फॉलिकल्स का काम क्या था? ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन, इफ यू रिमेम्बर, है ना। एलएच का फंक्शन क्या था? रप्चर ऑफ फॉलिकल, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या था? सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है आपको पता है? मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखो, जब एक बार ईस्ट्रोजन है,
यहाँ पे, और प्रोजेस्टेरॉन है ना, ये एक नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है समझ रहे हो? मतलब एक बार ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो गया ना, तो वो एक फीडबैक इफेक्ट देते हैं पिट्यूटरी को कि जब तक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ब्लड में, तब तक एलएच और एफएसएच नहीं बनेगा। जैसे ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, अब एलएच एफएसएच नहीं बनेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी नहीं रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगी, तो अल्टीमेटली फिर से प्रोजेस्टेरॉन कम, तो एलएच एफएसएच अपने आप ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो? एक बार ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बन गया ना, तो वो पिट्यूटरी को एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं। व्हाट इज दिस नेगेटिव फीडबैक? कि अभी सिक्रीशन बंद करो, सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच विल स्टॉप। नॉर्मल साइकिल में क्या होता है? नॉर्मल साइकिल में 24th डे के बाद प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है, क्योंकि कॉर्पस लूटियम नहीं रहता ना, तो प्रोजेस्टेरॉन कम होने लगता है। इसकी वजह से थोड़े टाइम के बाद एलएच का सिक्रीशन होगा। मतलब फर्स्ट से 5 डेज तक नहीं होता, 6th डे से स्टार्ट होता, हमने देखा है। एक बार साइकिल रिवाइज करो सब लोग, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कोई, है ना। और अगर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है तब तक एलएच और एफएसएच, आप देखो ग्राफ, इफ यू रिमेम्बर, देखो मैं एक बार ग्राफ भी शेयर करती हूँ, कोई देख ही नहीं रहा है, अब तो बुक भी नहीं खोल रहे होगे, है ना। कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। दिख रहा है सबको? ये ग्राफ याद करो। याद आ रहा है ये ग्राफ? क्या आता है इसमें? देखो, हमने देखा था कि एल एच एफ एस एच जो है वो कब बढ़ रहा है, देखो 13-14 के आसपास सबसे मैक्सिमम हो रहा है ना। उसके बाद वो रिड्यूस होने लग रहा है। क्यों रिड्यूस होने लग रहा है? क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अब बन चुका है। ठीक है, अब देखो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी देखो 29th डे के आसपास बिल्कुल कम हो गया, तो फिर से फर्स्ट डे को क्या हो गया, 28th डे के आसपास वो बिल्कुल कम हो गया, तो फर्स्ट डे पे एल एच एफ एस एच फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का एलएच और एफएसएच के सिक्रीशन पे क्या इफेक्ट होता है? एक नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट होता है। व्हाट इज दिस नेगेटिव फीडबैक? जब तक एलएच एफएसएच है तब तक प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कम है, एफएसएच जो है मैक्सिमम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन भी बढ़ने लगेंगे, फिर वो कम होने लगे तो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बढ़ गए तो एलएचएफएसएच कम हो जाएंगे। जब प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कम हो जाएंगे तो एलएचएफएसएच फिर से ऊपर आ जाएंगे, दोनों ऑपोजिट है। ठीक है, जब वो ज्यादा है प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन तो एलएचएफएसएच कम हो जाएंगे। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा आपके ब्लड में, तो एलएचएफएसएच अपने आप फिर से बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ, हमने क्या देखा कि, है ना, यहाँ पे हमने देखा कि एल एच एफ एस एच जो है वो जब तक रहेगा तब तक क्या हो रहा है, यहाँ पे जब तक एल एच और एफ एस एच है तब तक ये बनना स्टार्ट हुआ है, जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एक बार बन गया तो एल एच एफ एस एच को एक नेगेटिव फीडबैक मिलेगी और उसका एल एच और एफ एस एच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा। 28 डेज साइकिल में ये प्रोसेस होता रहता है। बट अगर किसी कोई फीमेल प्रेग्नेंट है
तो उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पूरे 9 मंथ्स सिक्रीट होगा, यानी 9 मंथ्स तक कोई LHFSH नहीं होगा, कोई LHFSH का सिक्रीशन नहीं होगा। अगर LHFSH का सिक्रीशन नहीं होगा तो क्या ओवुलेशन होगा? एनीबडी? एक क्वेश्चन का आंसर करो। अगर पूरी प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो LHFSH का सिक्रीशन पूरी प्रेगनेंसी में नहीं होगा, यानी कि न्यू ओवुलेशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी? नो, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सबसे पहली चीज ही तो FSH और LH चाहिए। FSH LH तब तक नहीं आ सकता जब तक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। हाँ, तो अब क्लियर हुआ। अगर मान लो किसी फीमेल को प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको और ज्यादा हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन लेना होगा या फिर कम करना होगा? यस प्रतीक, रिकनेक्ट करके देखो, बताओ। अगर किसी फीमेल को प्रोजेस्टेरॉन सॉरी फीमेल को टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी, तो बताओ मुझे, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है या कम करना है? लो करना है, वेरी गुड, है ना। जैसे ही आप लो करोगे तो यानी एंटी प्रोजेस्टेरॉन पिल्स आते हैं, एंटी एस्ट्रोजन पिल्स आते हैं, ठीक है। तो वो अगर कोई पिल फीमेल लेती है तो प्रोजेस्टेरॉन एकदम से लो हो जाएगा, एकदम से लो हो जाएगा तो पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम फॉल ऑफ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना। और फिर से फीमेल कैन बिकम प्रेग्नेंट इन द नेक्स्ट साइकिल। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लो हो गया, बॉडी में LHFSH का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब तक प्रेगनेंसी होगी तब तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। दो क्वेश्चंस बताया मैंने, एक हार्मोन वाला क्वेश्चन बताया आपको। हाँ, एक टाइप का और क्वेश्चन आता है इसमें। यहाँ पे क्या किया जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन हार्मोन्स के नेम्स दिए होते हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट द नेम्स ऑफ हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे कि आप प्लेसेंटल हार्मोन्स को आइडेंटिफाई करो इनमें से। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ओवरी को कट कर दिया गया इन द फर्स्ट 3 मंथ्स तो क्या होगा? अगर फर्स्ट 3 मंथ्स में कट कर दिया तो तब क्या होगा? प्रेगनेंसी आगे नहीं कंटिन्यू होगी। बट अगर बाद में कट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लेसेंटा खुद एक ग्लैंड की तरह काम करता है और वो एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, बिकॉज उस टाइम पे LHFSH बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई ओवुलेशन नहीं होगा, कोई नए तरीके से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर एवरीबडी? डन। ये हो गया प्लेसेंटल हॉर्मोन्स के बारे में, प्लेसेंटा का फंक्शन भी देख लिया हमने। अब हम देखते हैं थोड़ा, मैं टाइम देती हूँ लिखने का ये टॉपिक एक बार में, ठीक है। हाँ, एक चीज अब देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड? जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है, इट इज द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ठीक है। इतना टाइम जितना लगता है ना डेवलपमेंट ऑफ फीटस को, जब तक कि फीटस हमारी बॉडी में रहता है, इस पूरे प्रोसेस को जितना टाइम लगता है, इस पूरे प्रोसेस के टाइम को, टोटल टाइम टेकन इन द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। और जनरली ये कितने दिन का होता है? ये होता है 280 डेज का। ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाती है उससे उस पे भी डिपेंड करता है, जेनेटिक कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। किसी का अर्ली हो जाता है ये चीज, है ना, किसी का थोड़ा लेट भी होता है, कोई डिले भी होता है। बट कोई इशू नहीं है, जेस्टेशन पीरियड जनरली 280 डेज तक जो है वो नॉर्मल है। कभी कभार 285 to 90 डेज का भी होता है, ठीक है, कोई इशू नहीं होता उसमें, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 280 डेज। इसको डिवाइड किया गया है 3 ट्राइमेस्टर्स में। इट हैज बिन डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स। ये वर्ड्स हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, ठीक है। आज मैं आपको क्वेश्चन सेंड करने वाली हूँ इसके, ये चैप्टर आज यहाँ खत्म हो रहा है इसका। ये रिलैक्सिन का फंक्शन अभी बताती हूँ मैं, ठीक है।
3 ट्राइमेस्टर्स जो है वो जेस्टेशन पीरियड को हमने डिवाइड किया। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है दैट इज एक्चुअली फर्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 3 मंथ्स को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, मैं बस सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ना है आपको। तो फर्स्ट मंथ के एंड में यानी कि 30 डेज का जो टाइम लगता है उस समय 30 डेज तक में होता क्या है, 30 डेज तक में फीटस का हार्ट बन जाता है, हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ रहे हो, हार्ट का फॉर्मेशन फर्स्ट मंथ में हो जाता है, फर्स्ट मंथ में हो जाता है। यानी कि अगर कोई फीमेल चाहे कि वो उसको पता करना है कि फीटस जो है वो प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो गई है या नहीं। कभी कभार क्या होता है, फीमेल इफ शी इज ट्राइंग फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट तो वो तो टेस्ट करवा लेंगे, बट कभी कभार ऐसा होता है कि वो कंफर्म नहीं होता। वो कंफर्मेशन तभी मिलेगी क्योंकि प्रेगनेंसी किट्स जो होते हैं वो 95% ही करेक्ट बताते हैं, 5% अभी भी इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट 1 मंथ का वेट करने बोलते हैं डॉक्टर्स उनको, जिन लोगों को कंफर्म करना होता है प्रेगनेंसी को, है ना। तो फर्स्ट मंथ के एंड में क्या होता है, हार्ट फॉर्म हो जाता है। अगर कोई अल्ट्रासाउंड करे तो अल्ट्रासाउंड में वो हार्ट साउंड उसको सुनाई देगा। ठीक है, थर्ड मंथ के एंड में यानी कि एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑल मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, बन चुके हैं बट डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी। डेवलपमेंट मतलब साइज में भी ग्रोथ होना है ना। तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑल वाइटल ऑर्गन्स जैसे किडनीज हो गए, ठीक है, ब्रेन हो गया, ऑर्गन्स आर फॉर्म। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं। बट उसके बाद फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, यानी कि फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में क्या होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या होता है, डेवलपमेंट। जो ऑर्गन बन चुके हैं उनका डेवलपमेंट चलता रहता है। ठीक है, तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा। इसमें ही फिफ्थ मंथ में पहली बार फीटस का मूवमेंट पता चलता है, मूवमेंट ऑफ फीटस। जो फीटस है वो अब मूव टर्न करना स्टार्ट कर देते हैं मदर के वुम में, यूट्रस में। तो वो फिफ्थ मंथ में होता है। ठीक है, और सेवेंथ मंथ तक, थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी सेवेंथ एट्थ नाइन्थ, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो सेवेंथ मंथ है उस तक सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिप्रो, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आते, ये बस टॉपिक पढ़ाना था। हाँ, एक लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो फिफ्थ मंथ में मूवमेंट ऑफ फीटस, फर्स्ट मंथ के एंड में हार्ट का फॉर्मेशन, ये लिखा है इसीलिए ये, सिंस क्या है एनसीईआरटी के हर लाइन समझ लो कि उससे क्वेश्चन आ ही सकता है, ऐसा समझ के पढ़ना है आपको। ठीक है, मोस्टली इससे क्वेश्चन नहीं आता है बट फिर भी मैं बता देती हूँ, है ना। तो फर्स्ट मंथ के एंड में हार्ट फॉर्म हो चुका है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में चले जाओ सारे वाइटल ऑर्गन्स फॉर्म हो गए, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं तो फिफ्थ मंथ में जो है फीटस में मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में सेवेंथ मंथ में डेवलपमेंट ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। ठीक है, ऑल मतलब क्या हो गया, वहां पे फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो गया, इंटरनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, मैमरी ग्लैंड्स हो गए, ये सब का फॉर्मेशन हो गया, ग्रोथ नहीं फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और इसी टाइम पे द फीटस विल अपेयर, विल हैव हेयर्स, बॉडी पे हेयर्स होते हैं। ठीक है, फीटस हैज, फीटस डेवलप्स बॉडी हेयर्स, बॉडी हेयर को हम लैन्यूगो कहते हैं।
व्हाट इज लेन्यूगो? लेन्यूगो बॉडी हेयर्स होते हैं। ये जो हेयर है ये नॉर्मल हेयर से काफी डिफरेंट होता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये धीरे धीरे बॉडी से निकल भी आते हैं। जैसे जैसे बेबी के बर्थ के पहले ही वो 50% जो है वो रिड्यूस हो जाता है, फिर वो बर्थ के बाद भी धीरे धीरे जो है वो फॉल ऑफ होते रहती है फीटस की हेयर। ठीक है, जो डेवलप्ड बेबी है उसकी हेयर जो है फॉल ऑफ होती रहती है। तो ये धीरे धीरे चला जाता है। तो ये हेयर जो है ना ये कम्प्लीटली डिफरेंट है नॉर्मल हेयर से। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और ये जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी पे फेशियल हेयर्स भी होते हैं, हर जगह हेयर्स होते हैं। और ये हेयर जो है ये अलग टाइप का होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये निकल आता है धीरे धीरे, इसको लेन्यूगो कहते हैं। क्लियर है? तो थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होगी? जो 9th मंथ के एंड में बर्थ होगी, एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी लास्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होगा अब वो देखते हैं। ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर के एंड के टाइम पे आप समझ लो जो ओवरी है उससे एक हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ठीक है, जो फीमेल है ना, फीमेल को शी हैज टू अंडरगो अ लॉट ऑफ पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है उस समय उसको बर्थ के टाइम पे। और उस समय शी नीड्स हर पेल्विक बोन्स, पेल्विक बोन को क्या करना पड़ता है उस टाइम पे? पेल्विक बोन को बहुत ज्यादा ब्रॉड होने की जरूरत है, क्योंकि उस समय जब आप बहुत डिटेल में हर स्टडीज करोगे तो आप पढ़ोगे कि जब एंड का टाइम आता है तो यूट्रस बिल्कुल बहुत ज्यादा swollen हो जाता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉडन हो जाते हैं साइज में। ठीक है, और उसी टाइम पे ओवरी से एक हार्मोन सिक्रीट होती है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन क्या करती है? हमारे जो प्यूबिक बोन्स होते हैं, पेल्विक बोन्स होते हैं ना, उसको ब्रॉडन करती है, रिलैक्स करती है। इट रिलैक्सेस द प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्यों रिलैक्स करती है? क्योंकि द फीमेल हैज टू बेयर द पेन ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। तो उस पेन को बेयर करने में वो जो पेल्विक प्यूबिक बोन है वो हेल्प करता है, इसीलिए वो जो रिलैक्सिन है वो रिलैक्स करके उसको ब्रॉड कर देती है प्यूबिक सिम्फाइसिस को। नहीं तो कोई भी फीमेल जो है शी विल नॉट बी एबल टू गिव बर्थ अगर रिलैक्सिन नहीं हो। हाँ, अगर ओवरी किसी का फंक्शन नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली तो रिलैक्सिन सिक्रीट नहीं होता है, उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं? बाहर से रिलैक्सिन का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, एंड मोमेंट पे एकदम जब फीमेल का जो एंड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, उस समय फीमेल अंडरगोज मेनी ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, डॉक्टर्स उनसे करवाते हैं। और उसमें वो यही चेक करते हैं कि सारे हॉर्मोन्स जो कि एंड ट्राइमेस्टर में होने चाहिए वो हैं या नहीं। अगर रिलैक्सिन नहीं होता है तो उसको रिलैक्सिन के टैबलेट्स के फॉर्म में या फिर उनको इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। मोस्टली होता ही है। अगर अगर वो केस हो जाए कि ओवरी किसी की फंक्शन बिल्कुल नहीं कर पा रही है, सिस्ट हो जाए ओवरी में, उस केस में ऐसा हो सकता है कि रिलैक्सिन सिक्रीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रिलैक्सिन का काम क्या है समझ गए? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो प्यूबिक बोन है, जो समझ लो जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका जो सबसे लास्ट टेल बोन है वहां पे है प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन्स। तो वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करते हैं। ठीक है, दो हिप बोन्स वहां पे ज्वाइन होते हैं। ठीक है, तो इट रिलैक्सेस प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये क्या है? प्यूबिक जॉइंट है जहाँ पे प्यूबिक बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं। उसको रिलैक्स करता है ये हार्मोन रिलैक्सिन। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में ये ओवरी से ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है रिलैक्सिन। ये क्लियर हुआ सबका? अब समझ लेते हैं कि अब जो है वो ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है फीमेल का। अब शी हैज टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ पार्ट्यूरेशन। एंड एट द एंड क्या होगा? पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन के बारे में देख लेते हैं, अभी यही लास्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, पार्ट्यूरेशन, व्हाट इज पार्ट्यूरेशन? दिस इज डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना, बेबी को डिलीवर करने का प्रोसेस जो है दैट इज नोन एज पार्ट्यूरेशन। ठीक है, व्हाट इज पार्ट्यूरेशन? इट इज द प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व 3 डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, सबसे पहले तो ये पार्ट्यूरेशन के बारे में पढ़ते, स्टेज के पहले पार्ट्यूरेशन स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। द पार्टुरेशन रिफ्लेक्स initiates from fully developed fetus. It initiates from a fully developed fetus and hello, am I audible to everybody? सबको सुनाई दे रहा है ना, या मैं बस बोली जा रही हूँ? सुनाई दे रहा है सबको, या मैं बस पढ़ाई जा रही हूँ, कोई पढ़ ही नहीं रहा क्या? यस, सबको समझ आ रहा है? नम्रता, विश्वजीत, नितिन, सॉरी निशा। यस, ओके। तो पार्ट्यूरेशन जो है वो कैसे स्टार्ट होगा? ऐसे समझ लो कि एक जो प्रेग्नेंट वुमन है, शी हैज कंप्लीटेड हर 280 डेज ऑफ जेस्टेशन, जेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है। अब एंड में क्या होता है? पार्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स होता है। व्हाट इज पार्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स, वो समझते हैं। पार्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। पार्ट्यूरेशन क्या है समझ गए? इट इज द डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना। पार्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स क्या है? इसको कहते हैं, दिस इज द कॉम्प्लेक्स न्यूरो, ये सब लाइन्स है एनसीईआरटी की, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर दीज लाइन्स। अगर आपको नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव टू रिमेम्बर इच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ एनसीईआरटी। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि बैठ के मेमोराइज करो, बट एटलीस्ट ये एक एक वर्ड जिसके समझने वाली चीजें हैं जो, वो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। व्हाट इज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, वो भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। क्या होता है इस टाइम पे पार्टुरेशन रिफ्लेक्स में? समझ लो कि ये है यूट्रस, ठीक है, और इसके अंदर है, ये है, ठीक है, ये फीटस है। प्लीज डोंट लाफ, हाँ। ये फीटस है, ये यूट्रस है, ये फीटस है। ये फीटस फुल्ली डेवलप हो गया, ये यूट्रस है, यानी यहाँ पे प्लेसेंटा है। ये फीटस है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस। अब व्हाट डू यू मीन बाय फुल्ली डेवलप्ड फीटस? इसीलिए ये पार्टुरेशन रिफ्लेक्स अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि फीटस का डेवलपमेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि 280 डेज में ही जाके एग्जैक्टली हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीटस जो है वो जेनेटिक कंडीशंस, मदर की हेल्थ पे भी डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली ये एक सबसे सही पीरियड होता है 280 डेज का, जब मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है वो 280 डेज में डिलीवर कर ही देते हैं, ठीक है। या फिर इसके बाद चाहे तो फीमेल डिलीवर कर सकती है, अगर उसको दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं, वो हम बाद में अभी लेटर ऑन देखेंगे। तो हम देखते हैं कि 280 डेज के पहले भी फीटस डेवलप हो सकता है फुल्ली, लेकिन दोनों चीजें चाहिए, फीटस भी फुल्ली डेवलप्ड होना चाहिए और प्लेसेंटा भी फुल्ली डेवलप्ड। अब आप बताओ प्लेसेंटा का डेवलपमेंट क्या? प्लेसेंटा भी फीटस के साथ साथ डेवलप होता रहता है। जब तक फीटस का डेवलपमेंट चलता है, प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट चलता रहता है, और एंड में प्लेसेंटा और फुल्ली डेवलप्ड फीटस दोनों से ये मिलके पार्टुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। क्या होता है एग्जैक्टली? फीटस फुल्ली डेवलप्ड है, तो फीटस किक कर रहे 5th मंथ से ही, है ना। बट उस समय काफी स्पेस था 5th मंथ में उसके अराउंड, बट अभी फीटस का साइज काफी बड़ा हो गया, जो बेबी है उसका साइज काफी बड़ा हो गया, तो अब उसको स्पेस भी कम मिल रहा होता है। तो वो किकिंग तो वो कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। जब वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है उसके बाद जो किक्स करते हैं, बिकॉज ये स्पेस जो है उनके पास बहुत कम हो जाता है, तो ये एकदम विगरस जब किकिंग स्टार्ट करते हैं, जब स्पेस बिल्कुल कम हो जाए, तो जब वो विगरस किकिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि इन्होंने अपने किक्स के कहाँ पे, इसके वॉल पे, प्लेसेंटा पे भी। समझ लो किकिंग तो हर जगह होगी ना, अगर यहाँ पे भी होगी तो द रिफ्लेक्स विल बी, उसका उसकी उसको फील करेगा प्लेसेंटा भी, ठीक है। जो यहाँ पे कहीं पे भी उसने किया किकिंग, तो प्लेसेंटा में भी वो वाइब्रेशंस आएंगे, तो प्लेसेंटा वापस से इस पे रिएक्ट करता है, ठीक है। इसी को कहते हैं पार्टुरेशन रिफ्लेक्स। अब मैं उसी को समझा देती हूँ क्या है पार्टुरेशन रिफ्लेक्स। इनिशिएटेड फ्रॉम अ फुल्ली, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। यही क्वेश्चन आया कैसे कि पार्टुरेशन रिफ्लेक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम
पहला ऑप्शन फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली, दूसरा ऑप्शन फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा ओनली, तीसरा ऑप्शन फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, और फोर्थ ऑप्शन मान लो कुछ भी दिया हो, जैसे लिख दिया हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट इज इनिशिएटेड फ्रॉम बोथ फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा और फीटस दोनों से ही ये ओरिजिनेट होता है। होता क्या है, फीटस ने एक रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या है, किकिंग से ही रिफ्लेक्स आता है, ठीक है, एक रिफ्लेक्स सेंड किया किसको, यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल यानी इसमें प्लेसेंटा भी आ गया, प्लेसेंटा तो यूटेराइन वॉल से ही बना है, ठीक है। यहां से फिर से एक दो सिग्नल्स जाते हैं, एक सिग्नल जाता है, सॉरी पहले एक ही सिग्नल के डिस्कशन करते हैं, ठीक है। यहां से सिग्नल जाता है हमारे पिट्यूटरी को, हमारे पिट्यूटरी को क्या हुआ, जो बेबी है वो फुली डेवलप्ड हो गया, उसने क्या किया, किकिंग की, विगरस किकिंग की, तो एक पॉइंट पे ये यूट्रस का वॉल जो है उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ, ये वाइब्रेशन जो है एक सिग्नल भेजता है हमारे पिट्यूटरी को, ठीक है। अब ये पिट्यूटरी क्या करता है, सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन वापस से सिग्नल्स भेजते हैं किसको, यूट्रस के वॉल को, कि ये इसके ऊपर एक्सट्रीम कंट्रैक्शन करे। समझ लो फीटस के ऊपर ऑलरेडी स्पेस कम है, उसने किकिंग की इधर, है ना, यहाँ से सिग्नल्स गए पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन सिक्रीट किया, ऑक्सीटोसिन वापस आया, इसने सिग्नल दिया यूट्रस को कि कॉन्ट्रैक्ट करे वो, है ना, यानी स्पेस ऑलरेडी कम था और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर फीटस और किक करेगा, समझ रहे हो, फिर से पिट्यूटरी के पास सिग्नल जाएगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन फिर से क्या करेगा और कंट्रैक्शन, फिर क्या होगा, फिर से फीटस किक करेगा, मतलब अब आपको एक छोटे से स्पेस में रखा, आपने पहली बार किक किया, ठीक है, तो वहां से सिग्नल गया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन आके वापस से आपका, आपको स्पेस को और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना, स्पेस को और कम कर रहे हैं, तो आप फिर से किक करोगे, फिर और ऑक्सीटोसिन, है ना, फिर बार 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 ऑक्सीटोसिन का कंसंट्रेशन एवरी टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्या होता है, ये जो पीरियड है ना, इट टेक्स अबाउट, कई कई फीमेल को तो 24 to 36 आवर्स लग जाते हैं ये पूरे प्रोसेस को अंडरगो करने में, ठीक है। हेलो, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस ना कभी कभार 36 आवर्स तक का भी होता है, जरूरी नहीं कि ये कुछ घंटों का टाइम हो, ठीक है, तो ये टाइम लगता रहता है, धीरे 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 ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एवरी टाइम ऑक्सीटोसिन कम्स, extreme contraction of the uterus, again the fetus sends signals, एक और रिफ्लेक्स, फिर से ऑक्सीटोसिन बढ़ा, ऑक्सीटोसिन और कंट्रैक्शन, जितना ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाएगा एकदम कंट्रैक्शन होता रहेगा, समझ रहे हो। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन क्यों है, समझ रहे हो, एंडोक्राइन पिट्यूटरी ग्लैंड, और न्यूरो क्यों, न्यूरल सिग्नल्स जा रहे हैं ना पिट्यूटरी के पास, इसीलिए न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। तो क्लियर हुआ ये, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक्सट्रीम कंट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम कहाँ पे, यूट्रस की वॉल में, कंट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे मायोमेट्रियम लिख रही हूँ, वहां पे एनसीईआरटी में यूट्राइन वॉल ही लिखा हुआ है, बट मीनिंग आपको क्लियर है कि मसल तो वहीं पे है ना, मायोमेट्रियम। फिर से रिपीट, रिपीट होता रहेगा, तो इसी को कहते हैं पार्टुरेशन रिफ्लेक्स, जो कि स्टार्ट होता है पहले फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से, फीटस ने एक रिफ्लेक्स जनरेट किया, यूट्राइन वॉल पे गया, यूट्राइन वॉल से पिट्यूटरी के पास सिग्नल्स गए नर्वस सिस्टम के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ये न्यूरॉन्स के थ्रू जा रहे हैं ये सिग्नल्स, ठीक है, इसीलिए न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर से फीटस
फिर से एक रिफ्लेक्स, फिर से पिट्यूटरी, फिर से ऑक्सीटोसिन, फिर से और कंट्रैक्शन, ये चलता रहता है पूरा प्रोसेस। क्लियर हुआ? दिस इज नोन एज पार्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स समझ आया आपको? ओके। नेक्स्ट। एक्चुअली क्या है ना, सब कनेक्टेड है, इसीलिए एक साथ पूरा पढ़ लेते हैं, नहीं तो लिखने का टाइम दूंगी तब तक आप भूल जाओगे क्या पढ़ रहे हैं। और वैसे भी पीडीएफ सेंड कर देती हूँ मैं, तो आप तुरंत उसको नोट डाउन भी कर लेना। ठीक। तो पार्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स क्लियर हुआ कि स्टार्ट कैसे हुआ ये सब। अब पार्ट्यूरेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट्यूरेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस सिंपल वर्ड्स में मैं बता दूं, इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप इज नोन एज डायलेशन। व्हाट इज डायलेशन? इस टाइम पे क्या हो रहा है ना, कि धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन आ रहा है और कंट्रैक्शन ऑफ मसल। तो ऑक्सीटोसिन में एक चीज तो हमने देखा कि उसका काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल्स का कंट्रैक्शन कराता है, बट उसकी वजह से एक और चीज होता है, रिलैक्सेशन ऑफ सर्विक्स। ठीक है। सर्विक्स जो है, सर्वाइकल जो कैनाल है, वो नैरो रहती है, लेकिन काफी नैरो रहती है ना। अब उस टाइम पे क्या हो रहा है, जब ऑक्सीटोसिन आ रहा है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो सर्वाइकल जो कैनाल है उसका डायलेशन हो रहा है। ठीक है। तो ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, मैं एक एक लाइन में समझा देती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में ये नहीं दिया हुआ है डायलेशन। ठीक है। व्हाट इज डायलेशन? दिस इज cervical dilation due to ऑक्सीटोसिन। इस टाइम पे हो क्या रहा है, सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है। एंड इस टाइम पे क्या हो रहा है, एक और चीज हो रही है, एक हो गया सर्वाइकल डायलेशन और दूसरा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट इंटरवल्स। व्हाट इज इंटरवल? यहाँ पे इंटरवल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है फीमेल को, ये इंटरवल्स में हो रहा है, क्योंककि ऑक्सीटोसिन एक बार सिक्रेट हुआ, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन है ना, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, फिर से रिफ्लेक्स गया, फिर से ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हुआ, फिर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, फिर करते 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 मतलब ये बहुत बार रिपीट होता रहता है ये प्रोसेस। और उसके बाद एंड में जाकर क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, विगरस यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा। ठीक है। तो ये जो डायलेशन स्टेज है ना, ये सबसे लंबा स्टेज होता है। इस टाइम पे धीरे धीरे सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है ना। तो जो सर्विक्स का डायमीटर है ऑलमोस्ट उस समय तक 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। 7 to 8 सेंटीमीटर का डायलेशन मिनिमम होना चाहिए। तो जब 7 to 8 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है। ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट इंटरवल्स। समझ रहे हो क्या हुआ? पहले तो ये सारी चीजें बिगिन हुई, दैट इज पार्टुरेशन रिफ्लेक्स। उसमें क्या हो रहा है, डायलेट हो रहा है पहले तो सर्विक्स, और दूसरा क्या हो रहा है, यूट्रस का माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सेकेंड, जब सर्विक्स पूरी तरह डायलेट हो चुका है और यूट्राइन कंट्रैक्शन भी स्ट्रांग हो चुके हैं, तो सेकेंड स्टेज आता है, दैट इज एक्सपल्शन ऑफ बेबी। बेबी कम्स आउट। डिलीवरी ऑफ बेबी, डेवलप्ड बेबी जो है वो डिलीवर हो जाता है एट द एंड ऑफ डायलेशन के बाद, यानी कि एक्सपल्शन स्टेज कहते हैं। ये सबसे शॉर्ट पीरियड है। और थर्ड आ जाता है, अब तो बेबी भी बाहर आ गया, बट प्लेसेंटा बाहर आना। तो लास्ट स्टेज होता है, दैट इज प्लेसेंटल स्टेज, आफ्टर बर्थ स्टेज भी कहते हैं इसको। ठीक है। दिस इज नोन एज प्लेसेंटल स्टेज। तो पार्ट्यूरेशन बिगिंस विद अ फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। रिफ्लेक्स जो है वो बिगिन होता है, उसमें क्या है, सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं पहले यूट्रस से पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट हो रहा है, वो सर्विक्स का डायलेशन करा रहा है और यूट्राइन कंट्रैक्शन करा है एट इंटरवल्स। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि एकदम माइल्ड से धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन हो गया और सर्विक्स का भी पूरा डायलेशन हो चुका है।
तो एकदम से क्या होगा, बेबी का एक्सपल्शन होगा, दैट इज द सेकेंड स्टेज, सबसे शॉर्ट टाइम का होता है। और थर्ड थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बट सबसे ज्यादा टाइम डायलेशन है। थर्ड होता है प्लेसेंटल स्टेज, बेबी बाहर आ जाता है तो थोड़े टाइम के बाद बॉडी जो है वो प्लेसेंटा को भी बाहर एक्सपेल कर देती है, ठीक है, दिस इज नोन एज प्लेसेंटल स्टेज, ठीक है, दिस इज एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। और केवल प्लेसेंटा ही नहीं, इफ यू रिमेम्बर उसके अंदर क्या क्या है, यॉर्क सैक, एलेंटॉय, सब कुछ है ना, सब कुछ बाहर आएगा। तो प्लेसेंटा एंड अदर यूटेराइन कंटेंट्स, तो यूट्रस के अंदर और भी चीजें जो हैं वो क्या होंगी, धीरे धीरे बाहर आ जाएंगी, दैट इज नोन एज प्लेसेंटल स्टेज। ये 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है इसमें। एक्सपल्शन स्टेज भी ज्यादा से ज्यादा, एक्सपल्शन स्टेज कभी कभार बहुत शॉर्ट पीरियड का भी हो सकता है, कभी कभार ये भी बड़ा हो सकता है, डिलीवरी ऑफ बेबी भी ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकती है, 1 घंटे भी लग जाते हैं। बट वो कोई कॉम्प्लिकेशन वाली बात हो जाती है, बेबी का मूवमेंट अलग टाइप के हो जाए, है ना, वो अलग चीज है। बट डायलेशन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लगता है उसमें, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया कंप्लीट, पार्ट्यूरेशन हो गया, बेबी की डिलीवरी हो गई। लास्ट जो इसके बाद का टॉपिक है वो है लैक्टेशन। कुछ नहीं है लैक्टेशन में, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है बेबी की, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है लैक्टेशन। व्हाट इज लैक्टेशन, हमने देखा था कि डेवलपमेंट तो हो रहा था मेमोरी ग्लैंड का, बट सिंथेसिस भी हो रही थी मिल्क की, बट मिल्क का सिक्रीशन निकलना नहीं हो रहा था, मिल्क जो है बाहर नहीं आ रहा था। वो क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि मिल्क की सिंथेसिस के लिए तो प्रोलैक्टिन की जरूरत है, मिल्क की सिंथेसिस के लिए एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की जरूरत है। बट मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से स्क्वीज आउट करने के लिए ऑक्सीटोसिन, सिक्रीशन के लिए ऑक्सीटोसिन की जरूरत है। और ऑक्सीटोसिन कब रिलीज हो रहा है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब बेबी की डिलीवरी हो रही है ना, पार्ट्यूरेशन के टाइम पे। हाँ, अगर पार्ट्यूरेशन जो है वो कभी कभार ऐसा भी होता है, उसमें भी बता देती हूँ, पार्ट्यूरेशन में आप देख रहे हो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीटोसिन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाता है, जो फीमेल है बहुत वीक हो जाती है वो थोड़े टाइम में ही। तो उस केस में क्या होता है कि वो ऑक्सीटोसिन उसको बाहर से आप दे सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो, सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जिसको हम पिटोसिन भी कहते हैं, ठीक है, वो पिटोसिन इंजेक्शन के फॉर्म में दे दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि किसी फीमेल को शी हैज टू अंडरगो द बर्थिंग प्रोसेस, जो कि लेकिन अभी तक उसके यूट्रस से ऐसा कोई सिग्नल्स जनरेट नहीं हुए, लेकिन उसका 280 डेज कंप्लीट हो चुका है, मान लो कोई फीमेल जो है वो 280 डेज कंप्लीट करने के बाद 290 तक पहुंच गई है, बट उसके बेबी अभी तक जो है फुल्ली डेवलप्ड फीटस से कोई सिग्नल्स ओरिजिनेट नहीं हुए, एंड द डॉक्टर फाइंड्स कि हाँ बेबी का पूरा डेवलपमेंट हो चुका है, उस केस में डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, उसको इंजेक्ट कर सकते हैं पिटोसिन। तो क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस सेम होगा, बस पिटोसिन क्या होगा, इंजेक्ट होगा, तो एक फायदा होगा कि ये जो डायलेशन और एक्सपल्शन में जो टाइम लग रहा है वो इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डायलेशन में क्या हो रहा है, एक बार सिग्नल जा रहा है, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, फिर ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, मतलब ये बार बार प्रोसेस हो रहा है ना, तभी तो इतना स्लो है वो। लेकिन अगर कोई इंजेक्ट करते हैं, है ना, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड पार्ट्यूरेशन। इंड्यूस्ड मतलब अभी तक पार्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स आपकी बॉडी में स्टार्ट नहीं हुआ, बट आपको कराना है पार्ट्यूरेशन, है ना, यू हैव डिसाइडेड ऑन सम डेट, और उस दिन आपको डिलीवरी करानी है बेबी की, तो उस केस में द डॉक्टर्स विल इंजेक्ट यू विथ हाँ पिटोसिन। और पिटोसिन क्या करता है, पिटोसिन फिर वही एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, बट वो फास्ट होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन का होगा एक बार में, है ना, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीटोसिन जैसे बढ़ता है वैसे नहीं होगा। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, लैक्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाट इज लैक्टेशन, यू अंडरस्टैंड, लैक्टेशन इज secretion or ejection of milk, ejection of milk एट द एंड ऑफ पार्ट्यूरेशन। तो तुरंत नहीं होता एग्जैक्टली थोड़ा पार्ट्यूरेशन के थोड़े समय के बाद ऑलरेडी आपकी बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीटोसिन का अमाउंट हो चुका है, बढ़ चुका है,
तो ये पार्टुरेशन के एंड में क्या होगा, मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये मिल्क क्या होता है वो भी देखते हैं। सिक्रीशन और इजेक्शन ऑफ मिल्क एट द एंड ऑफ पार्टुरेशन ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की वजह से ही होता है, ठीक है। मैं एक जगह अलग से लिख भी दे रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन, मिल्क सिंथेसिस के लिए हार्मोन कौन सा चाहिए, प्रोलैक्टिन, है ना। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एचपीएल भी चाहिए, प्लेसेंटल लैक्टोजन। बट मिल्क इजेक्शन के लिए, यानी मिल्क को मेमोरी ग्लैंड से बाहर निकालने के लिए चाहिए ऑक्सीटोसिन। तो आफ्टर बर्थ तो ऑक्सीटोसिन तुरंत पार्टुरेशन के एंड में है वहां पे ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से क्या होता है, मिल्क का इजेक्शन होता है। बट उसके बाद कैसे होगा, अब लाइफ टाइम थोड़ी ऑक्सीटोसिन रहेगा ब्लड में, ठीक है। तो एकदम तुरंत जो मिल्क होगा वो तो इजेक्ट हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। बाद में वो सकलिंग रिफ्लेक्स ऑफ फीटस, जो बेबी है उसके सकलिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दैट इज ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रहा है, मिल्क इजेक्शन हार्मोन है, ठीक है। तो आफ्टर पार्टुरेशन क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। आफ्टरवर्ड्स मिल्क इजेक्शन occurs due to ऑफ बेबी, बेबी के सकिंग रिफ्लेक्स की वजह से उसके बाद मिल्क का इजेक्शन होता रहता है। क्लियर है सबको। तो जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे कैसे हो रहा है, वो हो रहा है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। बाद में बेबी जब भी सकिंग करेंगे तभी क्या होगा, मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए। जो फर्स्ट मिल्क है दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस, उसको कहते हैं हम कोलोस्ट्रम। इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना है हमें, हेल्थ एंड डिजीजेस वाला चैप्टर है। वेरी न्यूट्रिटिव, वेरी प्रोटेक्टिव। न्यूट्रिटिव है, इम्यून सिस्टम, इम्यूनो प्रोटेक्टिव लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, मतलब इम्यून सिस्टम को आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, बेबी की बॉडी के इम्यून सिस्टम होता ही नहीं है कुछ वैसे उस समय, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करता है बेबी को फ्रॉम डिजीजेस। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में, हेल्थ एंड डिजीजेस में, ठीक है। तो फर्स्ट मिल्क इज नोन एज कोलोस्ट्रम। बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है, बहुत ही इम्यूनो प्रोटेक्टिव होता है। और धीरे धीरे उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो थोड़े, मतलब फर्स्ट एकदम जो फर्स्ट मिल्क है उसके न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा होते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा जो मदर खाती है बस वो न्यूट्रिएंट्स उसमें होंगे, ठीक है। तो बाद में भी जो मदर है उसको फीड करना होता है अप टू 6 मंथ्स, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर से अगर मदर स्टॉप कर देती है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट होगा। ये हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्लियर है। लैक्टेशन कैसे होगा, सिंथेसिस तो प्रोलैक्टिन और एचपीएल की वजह से हुआ, बट मिल्क का इजेक्शन ऑक्सीटोसिन की वजह से होगा, जो कि पार्ट्यूरेशन में, ये आप देख रहे हो डायलेशन स्टेज की वजह से जो ऑक्सीटोसिन आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, मिल्क का इजेक्शन होगा। जो फर्स्ट मिल्क आएगा उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है और इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है बेबी के, ठीक है। बाद में ये मिल्क इजेक्शन कैसे होता है, ड्यू टू सकिंग रिफ्लेक्स ऑफ बेबी। डन। आज जो टॉपिक्स पढ़े हमने वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं थे, बस थोड़ा बहुत याद रखने वाली चीजें थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आप नोट डाउन करो इफ यू वांट, ठीक है। हाँ, तो प्लेसेंटा के बारे में देखा था, एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। हाँ, और वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाता है प्लेसेंटा। आप देख रहे हो बीच में मदर पार्ट है, फीटल पार्ट है जो कुरियन जिसको कहते हैं, और बीच में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनता है। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को डिफ्यूज करवाता है ना। ये अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए कनेक्शन भी बनाता है। प्लेसेंटा एक हार्मोन सिक्रेटिंग एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है, जो इतने सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एचसीजी कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है और प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। थायरोट्रोपिन जो मेंटल डेवलपमेंट ऑफ फीटस को कंट्रोल करता है। एचपीएल
जो कि मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मदर को डेवलप कराता है, और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी में हेल्प करती है। फिर हमने एक क्वेश्चन देखा था एफएसएच और एलएच का क्या होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एफएसएच और एलएच एक नेगेटिव फीडबैक ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसकी वजह से ये सिक्रीट नहीं होते। अगर ये सिक्रीट होने लग गए तो क्या होगा, फिर से ओवुलेशन हो जाएगी और मदर जो है उसमें फिर से एक ओवा, वहां पे एग एक और आ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है। जेस्टेशन पीरियड 280 डेज का 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का हुआ, ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स, है ना। फर्स्ट मंथ में के एंड में हार्ट बन जाता है और एंड ऑफ थर्ड मंथ सारे वाइटल ऑर्गन्स बन जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट चल रहा होता है और फिफ्थ मंथ में फीटस पहली बार मूव करना स्टार्ट करता है मदर के अंदर। थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है और उनकी फीटस की बॉडी पे धीरे धीरे छोटे छोटे हेयर्स बन जाते हैं जिसको लेन्यूगो कहते हैं। ठीक है। ये धीरे धीरे निकल आते हैं बाद में। एट द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर ओवरी क्या करती है, एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है रिलैक्सिन, जो कि प्यूबिक बोन ऑफ मदर को थोड़ा रिलैक्स करता है, जो हेल्प करता है पार्ट्यूरेशन में। पार्ट्यूरेशन एक रिफ्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जिसमें एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस जो है यूट्रस की वॉल पे एक रिफ्लेक्स देता है, सिग्नल देता है। यूट्रस की वॉल उस सिग्नल को पहुंचाती है पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी से क्या होता है, पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन, जो और कंट्रैक्शन कराता है यूट्रस की वॉल का, फिर से फीटस रिफ्लेक्स देता है, फिर से यूट्राइन वॉल से पिट्यूटरी के पास सिग्नल जाते हैं, फिर से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है और ज्यादा कंट्रैक्शन। ये प्रोसेस चलता रहता है, इसको कहते हैं पार्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है। पार्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स को टोटल हमने पार्ट्यूरेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। पहला स्टेज है जब ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इस टाइम पे क्या हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और सर्वाइकल डायलेशन, सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है। ठीक है। एक्सपल्शन स्टेज क्या है, जब ऐसा पूरा हो जाता है उस टाइम पे मदर हैज टू पुश एंड द बेबी इज डिलीवर्ड। ठीक है। प्लेसेंटल स्टेज क्या है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी यूट्राइन कंटेंट जैसे कि प्लेसेंटा हो गया, उसके अंदर और भी चीजें हैं, एलेंटॉय से यॉर्क सैक है, वो सब बाहर आ जाता है, इसको कहते हैं प्लेसेंटल स्टेज। एंड लास्ट ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, मिल्क जो है जो बन चुका है मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर में, वो सिक्रीट बाहर हो जाता है, इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट मिल्क है उसका नाम हमने कोलोस्ट्रम दिया है, बहुत ही न्यूट्रिटिव है, बेबी को छोटे मोटे इम्यून रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि बेबी जो है तुरंत बर्थ के बाद उनको बहुत सारे पैथोजेंस एक बार में अटैक कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने समय तक बहुत ही प्रॉन थे, बचे हुए थे, है ना। तो अब वो जैसे ही बाहर आएंगे तुरंत उनको क्या होगा, तुरंत इन्फेक्शन हो सकती है, तो उस समय उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये कोलोस्ट्रम। और बाद में मिल्क इजेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये तो बिगिनिंग में हुआ, इजेक्शन क्यों होगा, ड्यू टू सकिंग रिफ्लेक्स ऑफ बेबी। क्लियर है? एनी डाउट एनी किसी को? सबका क्लियर हो गया? नोट करना है? नहीं? फर्स्ट पेज से कर दूं मैं, आप नोट करोगे? ओके। प्लेसेंटा कब बनता है? प्लेसेंटा 7 to 8 डे पे बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। बनना स्टार्ट होता है। ठीक है। और वो डेवलपमेंट तो थ्रू आउट चलती रहती है।
वो सेम भी हो सकता है ब्लड ग्रुप, और डिफरेंट भी हो सकता है, वो जेनेटिक कंटेंट पर डिपेंड करता है। वो भी हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन करते हैं। लेकिन एक चीज तो याद रखो कि ब्लड ग्रुप साइज सेम भी हो ना, तो भी ब्लड कभी मिक्स नहीं होता है। ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, ये भी हम पढ़ेंगे। हमने किसी मैंने पढ़ाया है क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस? शायद सीबीएसई वालों को पढ़ाया है आई थिंक, है ना। ब्लड ग्रुप कैसे डिटेक्ट करते हैं वो सबको नहीं पढ़ाया मुझे लगता है। महाराष्ट्र बोर्ड वालों को अभी अभी पढ़ना होगा शायद, सर्कुलेशन। तो मैं उसमें बताऊंगी आपको कि ब्लड ग्रुप कैसे डिटेक्ट करते हैं, वो जेनेटिक्स में भी पढ़ना है आपको। बट ये है कि ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, कभी मिक्स नहीं होता। हाँ, कुछ ऐसे पैथोजेंस जो कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं ना, वो क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अगर ब्लड में कोई भी टॉक्सिक चीजें हैं जो डिफ्यूज नहीं हो सकती, वो कभी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आज मैं इसका क्वेश्चन पेपर आपको भेजूंगी, ठीक है। वो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में आई वांट एवरीबॉडी टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस एंड आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। सबको क्वेश्चन सॉल्व करना है और सबको उसके आंसर्स मुझे बताने हैं और मुझे पूछना है ना, डाउट्स। ऐसा मत समझो कि आप डाउट नहीं पूछते हो तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि किसी को बिल्कुल भी डाउट्स नहीं आ रहे। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसीलिए डाउट्स नहीं आ रहे। डाउट्स तो आएंगे ही। जब क्लास में हम पढ़ते थे तो कितने डाउट्स आते थे सबको। अभी क्या हो गया सबको? सब अभी कोरोना में एंजॉय कर रहे हैं ना। कोरोना फीवर चल रहा है सबका, एंजॉइंग फीवर। प्लेसेंटा एचसीजी तो सिक्रीट करता है, ठीक है, 3 मंथ्स के बाद ही। बट मैंने वो क्वेश्चन क्या पूछा था विकास, कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमने ओवरी को हटा दिया तो एचसीजी तो सिक्रीट होगा ही, बट अब ओवरी नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम तो ओवरी में ही था ना, तो कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा। तो अगर 3 मंथ्स के पहले की बात करें तो कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत है, क्योंकि प्लेसेंटा अभी भी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर पाए। बट जैसे ही 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो प्लेसेंटा अच्छा खासा डेवलप हो जाता है और उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट होने लगता है। तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम की हमें जरूरत एज सच नहीं है। अगर हम उसके बाद अगर कॉर्पस ल्यूटियम हटा भी दे, एचसीजी रहेगा, प्लेसेंटा सिक्रीट करता रहेगा, बट कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा तो क्या जरूरत ही नहीं है ना उसकी। अगर हमने मान लो कि अगर सेम ही काम अगर प्लेसेंटा कर रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद भी ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं है, एचसीजी होता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी रहता है। बट थोड़े टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन हो रही है, तो ये फंक्शन जो है धीरे धीरे वो रिग्रेस भी हो जाए कॉर्पस ल्यूटियम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
2 दिन का टाइम रहेगा, ट्यूसडे और वेनेसडे। थर्सडे को ही मैं क्वेश्चंस पूछूंगी इससे। एमसीक्यू क्वेश्चंस दूंगी मैं। एमसीक्यू को एक काम करना आप सभी, है ना, अपने कॉपी में बस आंसर्स नोट कर देना। ठीक है, और आंसर्स नोट करके आप ग्रुप पे या मेल पे डायरेक्टली डाल सकते हो। मैं अपना मेल आईडी दे दूंगी, उस पर डायरेक्टली भेज देना। फिर मैं चेक करती हूँ सबके आते हैं या नहीं। और जिसको डाउट्स होंगे वो डाउट्स नेक्स्ट क्लास में पूछेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ये चैप्टर थोड़ा लंबा था, थोड़ा टाइम टेकिंग था। अभी इसके बाद भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद आएगा प्लांट रिप्रोडक्शन, वो भी थोड़ा लंबा है ना। उसके बाद आएगा जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स तो बहुत अच्छे से करना है हमें। ठीक है। बस उसके बाद ये जो सेकंड यूनिट तक के चैप्टर्स है ना, ये थोड़े लेंदी है। उसके बाद तो सब बहुत छोटे छोटे हैं। 12th में चैप्टर्स ही बहुत इजी है। महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए फिर भी डिफिकल्ट है। नोट करना हो गया सबका? कर रहे हो ना? पता चला, मैं बस चेंज कर रही हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, ऊपर का बाकी है। कौन सा वाला? ये वाला? ओके। रिलैक्सिन का फंक्शन है जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? वो जो बोन है, जो हमारे आपने पढ़ा ना, बोन्स कितने बोन्स है आपके हिप जॉइंट में? तीन तीन छह, है ना, याद है? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो ये तीनों बोन्स जो हैं एक जगह ज्वाइंट होते हैं ना, जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। है ना, इट्स काइंड ऑफ अ, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है ना। तो
वो जो जॉइंट है ना प्यूबिक सिम्फाइसिस, इसको थोड़ा सा रिलैक्स करता है। रिलैक्सन, रिलैक्स करने का मतलब एक वो थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाएगा, दोनों के बीच का जॉइंट जो है वो थोड़ा सा लूजन हो जाएगा, थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा हिप। तो इसकी वजह से क्या, एक तो स्पेस बढ़ता है, एंड व्हेन द फीमेल गिव्स बर्थ ना, तो उस टाइम पे फीमेल को क्या करना पड़ता है, वो बोन्स पे बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि यूट्रस में एक्सट्रीम कंट्रैक्शन हो रहे हैं। तो उस प्रेशर को बेयर करने में हेल्प करता है ये रिलैक्सन। समझे? इसके क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तब समझ में आएगा कि कौन सी चीजें आप थोड़ा सा ले ऑफ कर सकते हो, कुछ चीजों को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ना है। ठीक है। चलो सर।
Yes, I'll send today's PDF. Okay, मैं भेज दूंगी आपको, और मैं क्वेश्चन पेपर भी आपको साथ में ही भेज दूंगी। ठीक है, सब सॉल्व करना। आज नहीं पढ़ोगे क्या और आगे? सब भाग रहे ग्रुप छोड़ के। चलो कोई नहीं, विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन नेक्स्ट क्लास। प्लीज नोट ऑल दिस डाउन।